जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर माँ बाप का सपना पूरा करने वाली सीरीज। अगर आप दोस्तों एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, यूपी पुलिस कांस्टेबल कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए इस वीडियो में ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे। दोस्तों सारे सवालों को एसएससी जीडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलिएगा। 100% दोस्तों आपको इस क्लास से आपकी परीक्षा में 2 से 4 नंबर मिलने वाले हैं। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए, बिना टाइम खराब किए हुए बात करते हैं आज के अपने पहले सवाल को लेकर। आज का हमारा पहला सवाल कहता है कि सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजन कहाँ हुआ। अति महत्वपूर्ण सवाल है, करंट अफेयर का। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या केरल, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें, सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है तो आपको नोट करके रखना है। इसका आयोजन हुआ है लद्दाख। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों लद्दाख, लद्दाख में भी कहाँ पर, लेह लद्दाख, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आइए लद्दाख के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देते हैं। लद्दाख को दोस्तों यहाँ पर हैमिश फेस्टिवल, क्या दोस्तों, हैमिश, आपसे पूछा है कि हैमिश फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है तो आपका जवाब होगा लद्दाख में। दुनिया का सबसे बड़ा, दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, हैमिश राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों हैमिश फेस्टिवल और हैमिश राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये भी लद्दाख में स्थित है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों केरल, केरल भी दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। दोस्तों इसकी भाषा कौन सी है, मलयालम, मलयालम इसकी भाषा है। और दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल, ये दोस्तों कहाँ का त्यौहार है, ये दोस्तों केरल का है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आपसे अगर खाली पोंगल पूछा जाए तो आपका जवाब होगा तमिलनाडु। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए अट्टुकल पोंगल तो आप कहेंगे केरल। इसको आप ध्यान में रखिएगा, आपके लिए अति महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि शक्ति पोर्टल, कौन सा शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें शक्ति पोर्टल किसने लॉन्च किया है तो आपको नोट करके रखना है, ये गुजरात ने किया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों आप सब जानते हैं कि गुजरात के अंदर अभी चुनाव होने वाले हैं, तो दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है गुजरात। इसको आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों WHO मेडिसिन ट्रेडिशनल सेंटर, ये कहाँ पर इसको स्थापित किया गया, जामनगर। कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल, जामनगर, गुजरात। अब दोस्तों आपको बता दें अभी हाल में मोरवी के अंदर एक पुल दोस्तों वो गिर गया था, उस कारण कितनी बड़ी जान माल की हानि हुई थी। उस किस नदी पर स्थित था वो भी आपसे याद में रखना है, माच्छू नदी, माच्छू नदी। इस नदी पर दोस्तों उस पुल जो था उसका निर्माण हुआ था, वो दोस्तों गिर गया था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये नदी भी आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों उत्तर प्रदेश आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पर दोस्तों क्या क्या स्थित है तो आपको नोट करके रखना है, पैरा बैडमिंटन अकादमी, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, और दोस्तों एक जिला एक उत्पाद योजना, इस किस राज्य की है, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवालों को ध्यान से सुना होगा, इसको नोट किया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ शुरू हुई है। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा यहाँ से सवाल। जयपुर, सूरत, नाथद्वारा, संभाजी नगर, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत, इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों जयपुर में शुरू की गई है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों जयपुर, जयपुर में एक चीज़ और भी है, भारत का पहला, कौन सा दोस्तों, भारत का फर्स्ट मेट्रो स्टेशन, भारत का पहला मेट्रो स्टेशन, ये दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये जयपुर में किया गया है। और दोस्तों भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ पर शुरू की गई है, जयपुर में की गई है। अब दोस्तों बात करते हैं सूरत, ये भी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, कचरे से, यानी दोस्तों कचरे से स्टील रोड,
कचरे से स्टील रोड बनाई गई है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि भारत का सबसे ऊंचा ओपीडी टावर कहाँ स्थापित किया गया है, जयपुर में या सूरत में? इन दोनों में से ही आपका आंसर है। जल्दी से आपका इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ये सवाल मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। नाथ द्वारा लगाएगा स्टार आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा ये सवाल है दोस्तों। अभी हाल ही में नाथ द्वारा के अंदर क्या दोस्तों किया गया है? विश्वास स्वरूपम, विश्वास स्वरूपम विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, किसकी प्रतिमा है दोस्तों? शिव जी की, यानी कि भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा। इसका दोस्तों अनावरण कहाँ पर किया गया है? नाथ द्वारा राजस्थान में किया गया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है आपकी परीक्षा के लिए। संभाजी नगर, किसका दोस्तों नया नाम संभाजी नगर हुआ? औरंगाबाद, औरंगाबाद का दोस्तों नया नाम क्या हो चुका है? संभाजी नगर। और दोस्तों बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और बीबी के मकबरे को ही दोस्तों ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। सारे सवाल आपकी परीक्षा को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करते चलिएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल की तरफ। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल है। गारो खासी जयंतियाँ किस राज्य की जनजातियां हैं? उत्तर प्रदेश, मेघालय, सिक्किम या लद्दाख? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। गारो खासी जयंतियाँ ये जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। भाइयों बहनों आपको बता दें, गारो खासी जयंतियाँ ये किस राज्य में पाई जाती हैं? तो आपको नोट करके रखना है, ये मेघालय में पाई जाती हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं मेघालय को लेकर। ऐसे ऐसे सवाल बताऊंगा दोस्तों जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। मेघालय के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान समय में? सीएम, जल्दी से बताइएगा। कॉनरेड संगमा, ये दोस्तों मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं। और दोस्तों ये किस पार्टी से संबंधित है? एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। ये दोस्तों सबसे नवीनतम पार्टी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों आपको बता दें मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग, शिलोंग मेघालय की राजधानी है। और शिलोंग में ही दोस्तों क्या मनाया था? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये कहाँ मनाया था? शिलोंग में। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें एल रूट ब्रिज, क्या दोस्तों? एल रूट ब्रिज ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये भी मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थित है। इसको विश्व धरोहर में शामिल करने की मांग की गई है। इन सारे सवालों को आप ध्यान में रखिएगा। एक सबसे बेहतरीन सवाल है दोस्तों, जो मानसराम में सर्वाधिक वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? तो दोस्तों आपको याद में रखना है ये खासी, गारो खासी दोस्तों जो पहाड़ियाँ हैं, खासी पहाड़ी, ये दोस्तों पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, वहाँ पर जयंतियाँ भी पाई जाती हैं दोस्तों। ये पहाड़ी है कौन सा दोस्तों? ये खासी पहाड़ी के नीचे दोस्तों मानसराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड संगमा। किस दोस्तों पार्टी से संबंधित है? नेशनल पीपल्स पार्टी। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। वहाँ पर कौन सा फेस्टिवल मनाया था? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। और एल रूट ब्रिज कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 31 अक्टूबर, 5 नवंबर, 16 जनवरी या 16 मार्च? चारों तिथियां आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको नोट करके रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में 5 नवंबर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को मनाया जाता है। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। 31 अक्टूबर, इसको क्या होता है? एकता दिवस, एकता दिवस, इसको याद रखिएगा। 16 जनवरी स्टार्टअप डे, दोस्तों स्टार्टअप डे कब मनाता है? ये दोस्तों 16 जनवरी को मनाता है। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये कब मनाया था? ये दोस्तों 16 मार्च को मनाया जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चारों तिथियां आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों आप कमेंट कर जल्दी से बताइएगा
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि ईरानी कप 2022 का विजेता कौन रहा है? सर्वसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, शेष भारत, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। यहाँ से दोस्तों मैं आपको बहुत ही बेहतरीन सवालों को बताने वाला हूँ, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों ईरानी कप 2022 इसका विजेता कौन रहा था? सर्वसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, या शेष भारत, या मध्य प्रदेश, या हिमाचल प्रदेश। दोस्तों आपको बता दें ईरानी कप 2022 इसका विजेता कौन है, तो आपको नोट करके रखना है इंपॉर्टेंट की श्रेणी में, शेष भारत। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। सर्वसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने क्या किया? ये दोस्तों 36वां राष्ट्रीय खेल, दोस्तों 36वां राष्ट्रीय खेल जो कि कहाँ हुआ था? गुजरात में। इसका दोस्तों गुजरात इसमें दोस्तों पहले स्थान पर, शीर्ष स्थान पर कौन था दोस्तों? सर्वसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ये पहले स्थान पे था। इसको भी आपको नोट करके रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए? गुजरात में। और इसका दोस्तों शुभंकर क्या था इसका? जल्दी से बताइएगा। सावज इसका शुभंकर था। और दोस्तों 37वें कहाँ होने वाले हैं? जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि दोस्तों ये सवाल मैंने कल की क्लास में आपको बताया है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर होगा? जल्दी से बताइएगा कमेंट कर। दोस्तों आइए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल है ये। स्वांते पावो, एनी अनोक्स, गीतांजलि श्री, या सुहान करुणा तलिका। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। चारों नाम आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र हैं। चारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जवाब देना है 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? भाई बहनों आपको बता दें 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो आपको नोट करके रखना है एनी एनॉक्स। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। एनी एनॉक्स को दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों स्वांते पावो, इनको दोस्तों किसका मिला है? बायोलॉजी यानी कि दोस्तों बायो का, यानी कि दोस्तों मेडिसिन का दोस्तों नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो आपको नोट करके रखना है स्वांते पावो। दोस्तों ये वाह से बायोलॉजी, वाह से पावो बायोलॉजी, इसको आप ऐसे रिलेट कर याद कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा है कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, स्वांते पावो को मिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, एनी एनॉक्स को मिला है। आइए दोस्तों और ऑप्शंस को लेकर बात कर लेते हैं। गीतांजलि श्री, इनको दोस्तों क्या मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है। और किस लिए मिला है? रेत समाधि इसलिए दिया गया है। और दोस्तों ये कौन है? सुहान करुणा तलिका, लगाएगा स्टार, इनको दोस्तों 2022 में बुकर पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए 2022 का बुकर सम्मान किसको मिला है, सुहान करुणा तलिका को मिला है। अगर आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है। किसके लिए मिला है? रेत समाधि के लिए मिला है। और दोस्तों आपको बता दें रेत समाधि का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है, डेजी रॉकवेल। इस नाम को भी आप ध्यान में रखें, यह भी आपसे परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल हो सकता है। अगर दोस्तों आपको सवाल अच्छे लग रहे हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जिनका एग्जाम अभी हाल ही में होने वाला है। सारी वीडियो को आप देखते रहें और वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे नहीं मिला है? बहुत ही बेहतरीन सवाल, एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है किसको नहीं दिया गया है? एलस बेलात्स्की को नहीं मिला है, मेमोरियल को नहीं मिला है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को नहीं मिला है, या एनी एनॉक्स को नहीं मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसको नहीं मिला है, तो आपको नोट करके रखना है एनी एनॉक्स। मैंने अभी आपको बताया था इनको किसका मिला है, इनको दोस्तों साहित्य का मिला है, साहित्य।
इनको आप दोस्तों 2 से 3 बार पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल रट जाने वाले हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दोस्तों एनी एनॉक्स को दिया गया है। अभी मैंने आपको बताया था मेडिसिन का किसको मिला है, स्वांते पावो। अब वाह है वाह से आप बायोलॉजी, इसको आप ऐसे रिलेट कर याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा। सवाल आपसे पूछा गया कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे किसे मिला है, ये दोस्तों ये एलएस को मिला है और मेमोरियल को मिला है और सेंटर फॉर लिबर्टी को मिला है। ये दोस्तों व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति। अगर आपसे दोस्तों पेपर में पूछ रहा है कि व्यक्तिगत रूप में किसको मिला है, एलएस को मिला है। ये दोस्तों संस्थाएं हैं दोनों, ये दोनों संस्थाएं हैं। मेमोरियल दोस्तों कहाँ की संस्था है, ये रूस की संस्था है, रूस। ये और दोस्तों लिबर्टी कहाँ की है, यूक्रेन की संस्था है। इन दोनों को आप दोस्तों याद रखिएगा, कोई सा भी प्रश्न आपको दोस्तों यहाँ से पूछा जा सकता है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको नहीं मिला है, एनी एनॉक्स को नहीं मिला है, तो दोस्तों इनको कौन सा मिला है, साहित्य का मिला है। बायोलॉजी का किसको मिला है, स्वांते पावो को मिला है। और दोस्तों शांति का किसको मिला है, मेमोरियल कहाँ की संस्था है, रूस की। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी ये कहाँ की संस्था है, यूक्रेन की। और दोस्तों व्यक्तिगत रूप में किसको मिला, एलएस को मिला है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आइए दोस्तों बात करते हैं आपके अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि एयर इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। लगाएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा यहाँ से सवाल है। कैंपबेल, भारती दास, अजय भल्ला, विनय मोहन क्वात्रा। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। चारों नाम आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, हम चारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एयर इंडिया, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए, वर्ष 1935 में। कब दोस्तों, 1935 में एयर इंडिया की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन है, कैंपबेल। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। भारती दास, ये कौन है दोस्तों, लेखा महानियंत्रक, लेखा महानियंत्रक, लेखा महानियंत्रक। दोस्तों इनको क्या इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, CGA। ये दोस्तों CGA कौन है, भारती दास, इनको नियुक्त किया गया है। और दोस्तों आपको बता दें इनका जो उल्लेख है संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, तो इसको आप ध्यान में रखें, आपको परीक्षा वाला यहाँ भी कंफ्यूज कर सकता है। अजय भल्ला, ये कौन है दोस्तों, गृह सचिव हैं, गृह सचिव हैं, ये वर्तमान समय में गृह सचिव है कौन, अजय भल्ला। विनय मोहन क्वात्रा, ये दोस्तों विदेश सचिव हैं, विदेश सचिव है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आप कमेंट कर बताएं कि जो यूपीएससी के नए चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है, जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। और यूपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, आपको यह भी बताना है। ये दोनों सवाल आप कमेंट कर बताएंगे, आपका सही जवाब क्या होगा। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि देश का पहला कोचिंग हब कहाँ विकसित होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सूरत, जयपुर, लखनऊ, रामपुर। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिएगा। देश का पहला कोचिंग हब कहाँ विकसित होगा, जल्दी से बताइएगा, आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें देश का पहला कोचिंग हब कहाँ पर विकसित होने वाला है, तो आपको नोट करके रखना है, ये जयपुर में होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और यहीं पर दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा OPD टावर यहीं पर विकसित होने वाला है, आपको ये भी याद रखना है। OPD, भारत का OPD टावर ये दोस्तों कहाँ पर होगा, ये जयपुर में होगा। और पहला कोचिंग हब कहाँ पर बनेगा, जयपुर, जयपुर राजस्थान। आपको ऑप्शन में राजस्थान भी दे सकता है, आप सतर्क रहिएगा। लखनऊ मैंने आपको बताया दोस्तों ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र है। और दोस्तों क्या क्या है, गन्ना अनुसंधान केंद्र है। और क्या है, ब्रह्मोस विनिर्माण के पहला बैडमिंटन अकादमी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। रामपुर, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों सवाल बनता है यहाँ से। अमृत सरोवर, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित किया गया, रामपुर में। रामपुर में कहाँ पर, पटवई जिले में, पटवई जिले में किया गया है। इसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। पटवई स्थान है, जिला नहीं दोस्तों, पटवई स्थान, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि बांग्ला नृत्य किस राज्य से संबंधित है। बहुत ही बेहतरीन सवाल और कन्फ्यूजन भरा सवाल, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। सारे सवाल को एसएससी के लेवल का दोस्तों तैयार किया गया है। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते रहिएगा और वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, तभी आप यहाँ से आज कुछ अच्छा सीख सकते हैं। बांग्ला नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आपको नोट करके रखना है, ये मेघालय से संबंधित है।
आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और मेघालय में दोस्तों क्या मनाता है, तो आपको नोट करके रखना है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर जरा बात कर लेते हैं। मिजोरम, यहाँ पर दोस्तों क्या क्या स्थित है, चिरऊ, चिरऊ, चापचार कूट महोत्सव, ये दोस्तों दोनों कहाँ पर स्थित है, ये मिजोरम में स्थित है। ठीक है। त्रिपुरा, त्रिपुरा में दोस्तों क्या स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। त्रिपुरा की भाषा कौन सी, कोक बरोक, कोक बरोक। जो दोस्तों महत्वपूर्ण है मैं आपको वही बता रहा हूँ, कोक बरोक, इसको भी आपको ध्यान में रखना। असम, असम से दोस्तों क्या है, बिहू, बिहू, बिहू कहाँ मनाता है, असम में, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों त्रिपुरा का एक बहुत ही फेमस नृत्य है, जल्दी से बताइएगा उसका क्या नाम है, जल्दी से। एक बहुत ही फेमस दोस्तों फेस्टिवल है त्रिपुरा का, जल्दी से बताइएगा उसका क्या नाम है। आपको कमेंट करके इसका जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आईने अकबरी किसकी पुस्तक है, अरविंद घोष की है, अश्व घोष की है, राजशेखर की है, अबुल फजल की है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। एसएससी जीडी के दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे सवाल आपके सामने आ रहे हैं, तो आप जवाब देते जाइएगा। एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, कोई सा भी एग्जाम हो, आपको दोस्तों ये सवाल हर जगह मदद करने वाले हैं। आईने अकबरी ये किसकी पुस्तक है, तो आपको नोट करके रखना है, ये दोस्तों अबुल फजल। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इनकी पुस्तक है। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर थोड़ी बात करते हैं ऑप्शंस का पोस्टमार्टम। अरविंद घोष, इनकी पुस्तक तो कौन, लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन, ये दोस्तों किसकी पुस्तक है, अरविंद घोष की। अश्व घोष की दोस्तों कौन सी है, जल्दी से बताइएगा। राजशेखर, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा किसकी है दोस्तों, ये राजशेखर की है। और अरविंद घोष की कौन सी, लाइफ डिवाइन। अबुल फजल कौन सी, आईने अकबरी। अश्व घोष की दोस्तों कौन सी, बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र दोस्तों किसकी, अश्व घोष की है। दोस्तों अविनय जयदेव, इनका संबंध दोस्तों, अविनय जयदेव इनका संबंध किस पुस्तक से है, जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट कर देंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हिस्ट्री का एक और बहुत ही लल्लन टॉप प्रश्न, सॉरी दोस्तों, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी ने की है, सरोजनी नायडू ने की है, अंबिका चरण मजूमदार ने की है, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें, कानपुर अधिवेशन इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो आपको नोट करके रखना है, सरोजनी नायडू। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और कानपुर अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था, तो आपको नोट करके रखना है 1924, 1924 में दोस्तों एक बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, ये दोस्तों अधिवेशन, ये दोस्तों 1924 का है। और कानपुर अधिवेशन दोस्तों कब का, 1925 का। इसको आप थोड़ा दोस्तों रीचेक कर लीजिएगा एक बार। अंबिका चरण मजूमदार, 1916 लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक इसकी स्थापना की थी। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन अधिवेशन था, और आपको मैं उसकी सन बता देता हूँ, 1938 का अधिवेशन है वो, 1938 का अधिवेशन है। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, 1939 में, जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसकी अध्यक्षता की थी, हरिपुरा अधिवेशन, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हरिपुरा अधिवेशन 1938, इसकी दोस्तों अध्यक्षता किसने की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसको भी आपको नोट करके रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहां से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। पॉलिटी का एकदम लल्लन टॉप प्रश्न, 9वीं अनुसूची को कब संविधान में जोड़ा गया, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। पहले संविधान संशोधन के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपकी परीक्षा के लिए।
दोस्तों आपको बता दें 9वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था, तो आपको नोट करके रखना है वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में, पहले संविधान संशोधन के द्वारा। और कब हुआ था? 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन। और दोस्तों आपको बता दें, जल्दी से बताएगा दोस्तों, 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जल्दी से, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 21वां संविधान संशोधन कब का? 1976 का है। और सॉरी दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन कब का? 1976 का है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और 42वें संविधान संशोधन को ही दोस्तों लघु संविधान कहा जाता है। इसमें प्रस्तावना में दोस्तों एक बार संशोधन हुआ था, और जिसमें दोस्तों समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कब का है? 1976 का। इसी को दोस्तों लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और दोस्तों आपको बता दें, इसी संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा, वन, वन्यजीव, मापदौल, इनको दोस्तों संवर्धित सूची में डाला गया था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 21वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा दोस्तों 3 भाषाओं को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। कौन सी 3 भाषाओं को? नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। सॉरी दोस्तों, गलत है यहाँ पर, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 15वीं भाषा जो है सिंधी, 15वीं भाषा सिंधी भाषा को दोस्तों 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई, इसको आप ध्यान में मत रखिएगा। आप इतना याद रखिएगा कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा दोस्तों सिंधी है, इसको जोड़ा गया था। हमारे मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं। 15वीं भाषा को दोस्तों 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और दोस्तों नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, जब दोस्तों बात आई है मैं आपको बता दूं, इसको 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। 9वीं अनुसूची को दोस्तों कब संविधान में जोड़ा गया था? पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में। 7वां संविधान संशोधन दोस्तों किससे संबंधित है? आपको इसका जवाब कमेंट कर बताना है। 21वें संविधान संशोधन द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। कब का है दोस्तों? वो आपको बताना है कमेंट कर। 42वां संविधान संशोधन 1976 का है। इसी को दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव में विवाद से संबंधित अनुच्छेद है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल है। अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है तो दोस्तों उसका जो निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत करेगा? जल्दी से बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसका जो निपटारा है सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत करेगा? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 71 के तहत करेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद 72 में है। और दोस्तों अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये दोस्तों प्रेसिडेंट से संबंधित है। और अनुच्छेद 53 ये किससे संबंधित है? तो आपको याद में रखना है कार्यपालिका की दोस्तों शक्ति है। कार्यपालिका की शक्ति से संबंधित कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 53। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि राष्ट्रपति की जो शपथ होती है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका जवाब भी आपको कमेंट करके बताना है। जितने सवाल दोस्तों मैंने आपको बोले हैं कमेंट करने के लिए, सारे सवालों को आप कमेंट करके बताते जाइएगा। आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है सारे के सारे। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? डाइट कहते हैं, नेसेट कहते हैं, मजलिस शूरा कहते हैं, अमेरिका कांग्रेस कहते हैं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों एसएससी जीडी के सिलेबस में साफ साफ लिखा है भारत और उसके पड़ोसी देश। दोस्तों आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा यहाँ से। इजराइल, इसके दोस्तों अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, इसीलिए दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? तो आपको नोट करके रखना नेसेट। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और इसके नए राष्ट्रपति कौन चुने? एयर लैपिड ये दोस्तों यहाँ के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। डाइट दोस्तों कहाँ की? जापान की संसद को कहते हैं जापान। डाइट मजलिस शूरा ये दोस्तों पाकिस्तान की संसद का कहते हैं मजलिस शूरा। और अमेरिका दोस्तों ये तो अमेरिकी कांग्रेस यूएसए।
इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। दोस्तों अब्राहम अकॉर्ड यानी कि अब्राहम समझौता किसके किसके बीच में है? तो इजराइल और दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात UAE, संयुक्त अरब अमीरात, इसके बीच में दोस्तों अब्राहम अकॉर्ड यानी कि अब्राहम समझौता। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अब्राहम समझौता किन दो दोस्तों के बीच में? इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि वल्लम कल्ली खेल का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा या कर्नाटक? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। वल्लम कल्ली, दोस्तों आपने बहुत बार इस नाम को सुना होगा। अगर दोस्तों आपने बागी पिक्चर देखी होगी तो दोस्तों आपको इस सवाल का जवाब पता होगा। जल्दी से बताइएगा आपको सही जवाब क्या होगा। भाई बहनों आपको बता दें वल्लम कल्ली खेल का संबंध किस राज्य से है? तो आपको नोट करके रखना है, ये संबंध है केरल से। और वल्लम कल्ली क्या होता है? ये नौका दौड़ होती है। क्या दोस्तों? नौका दौड़। नौका दौड़ दोस्तों आपने बागी पिक्चर में देखा होगा, बागी मूवी में जिसमें टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर होते हैं, उसके अंदर दोस्तों आपने मूवी में देखा होगा वल्लम कल्ली नौका दौड़ होती है। दोस्तों ये वही वल्लम कल्ली है, वही नौका दौड़ है। कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है। और कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है ये सवाल। दोस्तों कर्नाटक में जल्दी से बताइएगा दोस्तों कौन सा फेमस है? दोस्तों किसकी दौड़ है? भैंसों की दौड़ है या बैलों की दौड़ है? जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों ज्योग्राफी का एकदम लल्लन टॉप प्रश्न, और दोस्तों ये ऐसा सवाल है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और घूम घूम के यही सवाल हर तरीके की परीक्षाओं में पूछा गया है। निम्नलिखित में से ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है। सवाल को आप सही से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है। लैब्राडोर नहीं है, लालिनो नहीं है, हम्बोल्ट नहीं है, गल्फ स्ट्रीम नहीं है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें लैब्राडोर, लालिनो और हम्बोल्ट ये सब कैसी जलधाराएं? ये सब ठंडी जलधाराएं। कैसी? ये सब की सब ठंडी जलधाराएं। लेकिन गल्फ स्ट्रीम ये दोस्तों कैसी जलधारा? गर्म। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम। ये कैसी जलधारा? गर्म जलधारा है, गर्म। और दोस्तों एक याद रखिएगा आप, अल नीनो यह भी दोस्तों कैसी जलधारा? ये दोस्तों गर्म जलधाराएं हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। लैब्राडोर, लालिनो और हम्बोल्ट ये कैसी हैं? ये सब दोस्तों ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है दोस्तों। और आपसे कहा जाए गल्फ स्ट्रीम और अल नीनो ये कैसी जलधाराएं? ये सब गर्म जलधाराएं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे दोस्तों कैसा भी सवाल पूछा जा सकता है। मैंने आपको पांचों बता दी हैं। आपको दोस्तों यहाँ से 100% सफलता मिलने वाली है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा सबसे बेहतरीन सवाल है कि करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर, जाम्बेजी नदी पर, नर्मदा नदी पर, ताप्ती नदी पर? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। नदियों का सवाल SSC का दोस्तों फेवरेट सवाल होता है। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपको दोस्तों नोट करके रखना है इंपॉर्टेंट की श्रेणी में। ये दोस्तों जाम्बेजी नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही जवाब होगा। करीबा बांध किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। नील नदी पर दोस्तों कौन सा? आसवान बांध ये दोस्तों किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों नील नदी पर स्थित है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर। और दोस्तों नर्मदा नदी ये दोस्तों कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इस पर क्या क्या स्थित है? सरदार सरोवर बांध ये किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जल प्रपात ये भी दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके अलावा ओंकारेश्वर बांध ये किस नदी पर स्थित है? ये भी दोस्तों नर्मदा नदी पर ही स्थित है। ताप्ती नदी बहुत ही बेहतरीन सवाल है। जल्दी से बताएगा दोस्तों ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? ये दोस्तों ऐसा सवाल है जो दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। करीबा बांध कहाँ पर है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नील नदी पर आसवान बांध है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, धुआंधार जलप्रपात और ओंकारेश्वर बांध। ताप्ती नदी पर दोस्तों
कौन सी दोस्तों परियोजना स्थित है, जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। यह भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। आज का अगला और अंतिम सवाल है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में स्थित है, वाशिंगटन डीसी में स्थित है, जिनेवा में स्थित है, या जर्मनी में स्थित है? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। आपके दोस्तों एसएससी जीडी के सिलेबस में साफ साफ लिखा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और दोस्तों उनके मुख्यालय और मुद्रा वगैरह वगैरह। आपको परीक्षा में नंबर दिलाने वाले सवाल है सारे के सारे। दोस्तों आपको बता दें, OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको नोट करके रखना, पेरिस में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों पेरिस में किसका किसका मुख्यालय स्थित है? एक तो आपको बता दिया आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसके अलावा दोस्तों आप याद रखिएगा FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आतंकवाद टेरर फंडिंग को रोकना, 1989 में इसकी स्थापना हुई है और टी राजा कुमार इसके दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। वाशिंगटन डीसी, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी। जिनेवा में दोस्तों WHO और WTO और ILO, यानी कि दोस्तों विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इन तीनों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। जर्मनी के दोस्तों वॉन शहर में किसका मुख्यालय स्थित है? UNFCCC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? UNFCCC, इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में स्थित है। जर्मनी में भी कहाँ पर? वॉन शहर में। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सारे मुख्यालय दोस्तों मैंने आपको बताए, महत्वपूर्ण संस्थाएं मैंने आपको बताई है। सारी संस्थाओं को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कीजिएगा, इनको 2 से 3 बार रिवाइज कीजिएगा। आज की दोस्तों जो स्लाइड थी बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड थी। इस वीडियो को दोस्तों आप 1 से 2 बार देखिएगा, जरूर आपको यहाँ से दोस्तों परीक्षा में सवाल मिलेगा 100%। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो से आपने कुछ अच्छा सीखा होगा और आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे YouTube चैनल के साथ हमेशा यूं ही बना कर रखें।